दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति बदली है, सियासत बदली है, चुनाव आयोग बदला है और चुनाव के दिन राजनीतिक गहमा गहमी भी बदल चुकी है। गुजरात ने आधा रास्ता आज तय कर लिया। 89 सीटों पर वहां वोटिंग पूरी हो गई। अब 5 तारीख को 93 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन इस आधे रास्ते ने संकेत बहुत साफ दे दिए कि दरअसल जब पूरा रास्ता तय होगा तो उसके बाद गांधीनगर पहुंचेगा कौन, सत्ता किसके हाथ में होगी। यह संकेत वोटों के प्रतिशत से भी जुड़ा है और गुजरात के भीतर तीसरी पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी के आने से भी जुड़ा है। पारंपरिक राजनीति के छूटने के तौर तरीके से भी जुड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री की राजनीतिक गहमा गहमी चुनाव वाले दिन कितनी बड़ी होती है, यह उससे भी जुड़ा है। पारंपरिक तौर पर गुजरात ने खुद को महसूस किया है कि वह दिल्ली में बैठा हुआ है और नरेंद्र मोदी के जरिए उसे जो ताकत और पहचान मिली है, शायद वह उसे खोना चाहता नहीं है। पहली बार तमाम मुद्दे वोटरों के जहन में जरूर रहे होंगे, लेकिन वोटिंग पैटर्न ने बहुत साफ तौर पर बतलाया कि दरअसल अब मुद्दे मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि मुद्दे तो हमेशा से रहेंगे और इनसे निजात कोई दिला नहीं पाएगा। सवाल सिर्फ इतना है, चुनाव जो जीतेगा वह कितना करीब रहेगा। और इस करीब और दूरी के बीच में 89 सीटों के वोटिंग पैटर्न ने एक संकेत यह भी दिया कि आप पिछले चुनाव से तुलना इस चुनाव की बिल्कुल मत कीजिए। यानी इस बार जितने वोट पड़े, पिछली बार उससे ज्यादा वोट पड़े थे। पिछली बार जितने वोट पड़े थे उससे ज्यादा 2012 में वोट पड़े थे। लेकिन वोटों का प्रतिशत कम हुआ तो बीजेपी की सीट कम हो गई। लेकिन क्या इस बार वोटों का प्रतिशत कम हुआ और बीजेपी की सीट कम नहीं हुई? क्या ऐसी स्थिति है? सिलसिलेवार तरीके से जरा सीट दर सीट इसलिए परखिए, दर्जन भर मंत्री भी चुनाव मैदान में। और जब कहते हैं कि सत्ता के खिलाफ लहर चलती है तो सबसे पहले मंत्री ही हारता है। और शायद इसीलिए सरकार ने चुनाव से पहले, यानी दिल्ली की सरकार ने चुनाव से ठीक पहले गुजरात की समूची सरकार को बदल डाला था। लेकिन आज जिन 11 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, उसमें 90% की स्थिति अच्छी नजर आई। उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां से जो जानकारी निकल कर आई, यानी सत्ता विरोधी लहर मंत्री के साए तले गायब हो गई। मोरबी के भीतर का दुख और मोरबी के भीतर का दर्द, उस दर्द और परिस्थितियों के बीच राजनीति चौसर ने भी कमाल का खेल खेला। असर उसका भी दिखाई दिया। तो आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से स्थितियों को आज परखने की कोशिश कर लीजिए। 89 सीट पर वोट पड़े। 48 सीटें इससे पहले पिछले चुनाव में यह सीट बीजेपी के पास थी, 38 सीट कांग्रेस के पास थी, 2 सीट भारतीय ट्राइबल पार्टी के पास थी, 1 सीट एनसीपी के पास थी। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़कर जब गुजरात की गलियों में लगातार घूम रहे हैं और आज चुनाव में वोटिंग के आखिरी 1.5 घंटे जब बचे थे, उस वक्त अहमदाबाद में उनका रोड शो शुरू हो गया। और रोड शो की शुरुआत और उसका असर 2005 में पहली बार नरेंद्र मोदी ने ही बतौर मुख्यमंत्री नगर निकाय के चुनाव में देखा था, जब वहां पर नगर निकाय में बीजेपी की सत्ता नहीं थी, कांग्रेस की सत्ता थी। लेकिन रोड शो किया तो उसके बाद अहमदाबाद की 128 में से 95 या 96 सीट वो जीत गए। लेकिन यह नगर निगम चुनाव का जिक्र नहीं है, यह रोड शो का जिक्र है, जिसका असर चुनाव पर कैसे पड़ता है। और तमाम राष्ट्रीय न्यूज चैनल हो, क्षेत्रीय न्यूज चैनल हो, उनके स्क्रीन पर पट जाता है कि प्रधानमंत्री निकल पड़े हैं। और जो शोर शराबा और उस पर जो एंकर की कमेंट्री होती है वह भी असर डालती है। तो सारी बातों का असर कैसे किस रूप में हुआ, इसको जरा आज एक एक पन्ने को पलटना शुरू करते हैं। 2012 में 71.46% वोट पड़े थे। बीजेपी के हक में 61 सीटें आई, कांग्रेस के हक में 22 सीटें आई। यह जिक्र हम कर रहे हैं इन 89 सीट का, जहां इस बार वोटिंग परसेंटेज और कम हो गया। 2017 में 4% वोटिंग परसेंटेज 71% से घटकर 67% पे आया। बीजेपी की सीट 48 पर आ गई 61 से घटकर, और कांग्रेस
22 से बढ़कर 38 पर पहुंच गई। अगर उस परंपरा को पकड़िएगा तो इस बार आपके जहन में आएगा, अच्छा वोट परसेंटेज कम हो गया तो इसका मतलब है बीजेपी की सीट और कम हो जाएगी। लेकिन सवाल इन सब के बीच है कि वो एक पारंपरिक लकीर जो गुजरात के भीतर खिंची हुई थी, उसको डिस्टर्ब आम आदमी पार्टी ने किया। और आम आदमी पार्टी की मौजूदगी, हालांकि इस चुनाव में जो पहले फेज की वोटिंग हुई है वो बहुत जगह नजर नहीं आई, सिर्फ सूरत में नजर आई और द्वारका के खंबोलिया सीट पर नजर आई, जहां पर उनके सीएम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इससे हटकर पहले राउंड में आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई नहीं दी। सिर्फ मानिए सूरत में लगभग 7 सीट और 1 सीट खंबालिया, इसके अलावे कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने दिखाई दी। अब यहां पर सवाल है, जिन क्षेत्रों में जितना प्रभाव रहा, अलग अलग जिलों के भीतर पहले समझिए तो सूरत और द्वारका में आप मानकर चलिए कि कुछ प्रभाव आम आदमी पार्टी का रहा। कांग्रेस जहां पर प्रभावी तौर पे नजर आई उसमें नर्मदा है, डांग है, तापी है, मोरबी है, अमरेली है, गिर सोमनाथ है, जूनागढ़ है, जामनगर है, सुरेंद्रनगर है। इन जगहों पर कांग्रेस का प्रभाव खुले तौर पर नजर भी आया, लेकिन सीटों की शक्ल में जो परसेंटेज ऑफ वोट 2% के असर में एक झटके में कांग्रेस का सुपड़ा साफ सीटों के तौर पर हो सकता है अगर वो 2% वोट शिफ्ट कर जाए आम आदमी पार्टी में। लेकिन अभी हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि वहां से जो खबरें आई उसने बहुत साफ तौर पर कहा वहां आम आदमी पार्टी का असर नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र और खास तौर से आदिवासी क्षेत्र। लेकिन बीजेपी ने भावनगर, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर, बड़ौद, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, इन इलाकों में जबरदस्त प्रभाव उनका खुले तौर पर नजर आया। कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिन सीटों के आश्रय आप पहचान लेते हैं कि दरअसल हां, इसके जरिए गुजरात की नब्ज को परखा जा सकता है। हम ऐसी 10-11 सीट आपके सामने रख रहे हैं। जामनगर उत्तर की सीट, मोरबी की सीट, खंबालिया की सीट, राजकोट पूर्व की सीट, गोंडल जो राजकोट का इलाका है उसकी सीट, बराच रोड जो सूरत में आता है वह सीट, पोरबंदर की सीट, कोटियाला की सीट जो पोरबंदर में ही आती है, यहां से पिछली बार एनसीपी जीती थी, इस बार वह छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए। भावनगर पश्चिम की सीट, वासंदा नवसारी जो कि कांग्रेस का गढ़ है उसकी सीट, इन सीटों पे लगभग 70-30 की स्थिति रही, यानी 70% प्रभाव बीजेपी का यहां पर नजर आया। यह पहले वक्त में यानी पिछले चुनाव की तुलना में यह थोड़ा सा हटकर इसलिए है क्योंकि कहीं तड़का इस चुनाव में मुद्दे और उम्मीद और विकल्प के आश्रय आम आदमी पार्टी की एंट्री कुछ वोटों को पाने को लेकर हुई, और शहरी मिजाज और उसमें युवाओं के भीतर का आक्रोश, यह दोनों निकल कर भी आया, जो एक लिहाज से कांग्रेस के हक में नहीं गया, कांग्रेस के पक्ष में नहीं गया, लेकिन पारंपरिक वोट कांग्रेस के साथ, पारंपरिक वोट बीजेपी के साथ। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जो 89 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें 48 सीट इससे पहले जो बीजेपी ने जीती थी उसमें 36 सीट बहुत साफ तौर पर बीजेपी जीतेगी, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। 12 सीटों पर जो उसने जीती थी वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय में फंसा, और त्रिकोणीय में फंसने का मतलब है कि दरअसल वह फिर सीट क्या बीजेपी के हक में चली गई, क्योंकि इसी तरीके से जो 38 सीट कांग्रेस ने जीती थी, 24 सीटों पर उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन 14 सीट कहीं फंसी, और इन 14 सीटों में क्या त्रिकोणीय मुकाबला था। यानी ध्यान दीजिए तो 26 सीटों का संघर्ष, इस 26 में से 12 सीटें सीधे सीधे त्रिकोणीय दायरे में। इन 12 सीटों के त्रिकोणीय दायरे का मतलब है यहां पर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी का होना। इन 12 में से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी कहीं कांग्रेस से आगे दिखाई दी, लेकिन क्या वो बीजेपी को हरा पाएगी या नहीं हरा पाएगी, यह भी एक कटघरा है। लेकिन जो 7 सीट बीजेपी के हक में और 5 सीट कांग्रेस के हक में रही, वहां पर आम आदमी पार्टी इन 12 सीटों पर प्रभावी नजर आई। हम इससे पहले और आगे बढ़े, एक चीज और समझ लीजिए, जो हम सत्ता विरोधी का जिक्र आपसे कर रहे थे, जो 11 मंत्री उस लाइन में थे, उसमें खास तौर से कृत सिंह राणा लिमड़ी से, पार्डी से कानू देसाई, भावनगर वेस्ट से जीतू वाघवानी, माजूरा से हर्ष सिंघवी, केसोड़ से देवा मलाम, कटराग्राम से विनोद मुरारिया, ओलपाड से मुकेश पटेल, गगन देवी से नरेश पटेल, जामनगर ग्रामीण का इलाका जो है राघव जी पटेल, सूरत पश्चिम से पूर्णेश पटेल, कपवाड़ा से जीतू भाई चौधरी, ये सारी चीज़ें सत्ता के विरोध में थी क्या?
यहां पर एक सवाल और जोड़ देते हैं, क्योंकि इसी दौर में आरटीआई की एक रिपोर्ट आई। गुजरात के अखबारों ने नहीं छापी, लेकिन इस देश के अखबारों ने कई जगहों पर जगह दी कि मोरबी पुल जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ और मोरबी पुल जब ढहा और वहां जो लोगों की मौत हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन की यात्रा की। उस एक दिन में 30 करोड़ रुपए खर्च हो गए। गुजरात के भीतर यह कितना मायने रखता है, संवेदनशील होकर अगर आप सोचना शुरू करें राष्ट्रीय तौर पर, तो हो सकता है आपको सत्ता इधर से उधर जाती हुई दिखाई दे, लेकिन गुजरात के भीतर वह भी मोरबी की 3 सीट जो पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, उसमें मोरबी की एक सीट जिसको पे कांग्रेस जीती थी, उनके विधायक छोड़कर चले गए बीजेपी में, और इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वो बीजेपी की सीट से चुनाव, बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते, उपचुनाव जो हुए, लेकिन इस बार नहीं दिया। इस बार उनके बदले देसाई को दे दिया टिकट। और मोरबी का असर मानसिक तौर पर कितना रहा, किस रूप में रहा, यह भी एक सवाल इसलिए है क्योंकि जब आरटीआई से आया तो पता चला कि 8 करोड़ रुपए खर्च हॉस्पिटल की पेंटिंग, क्लीनिंग, न्यू बेड, वाटर कूलर लगाने में हुए, 11 करोड़ रुपए नई सड़क बनाने में एक रात में जो खर्च हुए, 3 करोड़ मोदी के वेलकम को लेकर हुए, 2.5 करोड़ मोदी के सिक्योरिटी को लेकर हुए। प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी खुद भी रहती है, लेकिन फिर भी वहां पर जो सिक्योरिटी खड़ा किया गया जो राज्य सरकार के जरिए, उस पर 2.5 करोड़ का खर्चा, 2 करोड़ रुपया इसको इवेंट मैनेजमेंट जिस पे खर्च किया जाता है उस पर खर्च हुआ, फूल हुआ, तमाम चीज जो भी कहते हैं, और 50 लाख लगभग फोटोग्राफी में खर्च हुआ। यह आरटीआई से निकल कर आया। सवाल है कि वहां पर जिन्होंने परिजनों को खोया, क्या वो खिलाफ चले गए बीजेपी के? और क्या इस तरीके के इशू, जिन इश्यूज का जिक्र लगातार गुजरात के चुनाव में हो रहा था, क्या वो पूरे तरीके से बेअसर हो गया और अपर हैंड में बीजेपी आकर खड़ी हो गई? अगर अलग अलग जगहों के वोटिंग पैटर्न और वहां पर जो वोटर निकल के आया उसके परसेंटेज को आप देखना शुरू करेंगे, तो आम आदमी पार्टी की एंट्री के साथ वोटर्स की तादाद बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बढ़ी। जो वोटर थे उसमें भी कम हो गए वोटर। तो यह लोग कहां गए और किसके हक से निकलकर दूसरी तरफ गए? और क्या नए वोटर इसलिए नहीं निकले क्योंकि वो मानकर चल रहे थे कि कुछ यहां पर परिवर्तन नहीं हो सकता है, जो है सो वही रहेगा? और या कांग्रेस का जो साइलेंट अप्रोच रहा पूरे चुनाव के वक्त में, क्या इसने भी असर दिखाया? हो सकता है, आप कह सकते हैं, लेकिन इस पूरे चुनाव के इर्द गिर्द इन जगहों पर एक ही सवाल लगातार रेंग रहा था। वह सवाल राज्य के किसी नेता को लेकर नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर था। और यह भी समझना होगा कि अगर पारंपरिक वोटर साथ खड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आकर चुनाव के वोटिंग के दिन वोटर आकर टिक गया, तो फिर एक सवाल जो पूछा गया और जो निकल कर आया कि गुजरातियों की ठसक इस दौर में बढ़ गई है अगर दिल्ली की सत्ता गुजरातियों के हाथ में है। गुजरातियों की ठसक इस दौर में मुंबई में बढ़ गई है अगर मुंबई में बीजेपी की सत्ता है और वह रिमोट से दिल्ली से चल रही है और दिल्ली में गुजरातियों की सरकार है। यह मैसेज कहीं ना कहीं इंटरनली उस एहसास को उस क्लास के भीतर करा रहा है जो प्रभावी होता है। और यहां पर जो सीटें बीजेपी ने पिछली बार जो 48 सीटें जीती थी, इसीलिए 36 सीटों पर कोई आंच नहीं, लेकिन 12 सीटों पर जो संघर्ष कर रही है, इसके उलट जो कांग्रेस 14 सीटों पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी, वह एक लिहाज से शिफ्ट हुए। किस किस जिले में थे यह हम आपको जानकारी देते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज और निकल कर आई जो इस पूरे वोटिंग पैटर्न और बूथ के मद्देनजर बड़ा जबरदस्त था कि ग्रामीण इलाकों के भीतर भी आम आदमी पार्टी के ना होने पर पहली बार मैसेज जो उभर कर आ रहा था वो सीधी टक्कर में प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस कांग्रेस था। वो वर्सेस राहुल गांधी नहीं था। ट्राइबल इलाकों में जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है जो कांग्रेस के साथ एक लिहाज से है, उसने प्रभाव जरूर आदिवासी और वनवासी का किया और लगातार बोला, लेकिन बड़ी लंबे वक्त के बाद राहुल गांधी ने आदिवासियों को लेकर चुप्पी तोड़ी। उसका असर कुछ जरूर हुआ, लेकिन वह जीत हार में तब्दील कर दे ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आया जो आदिवासी इलाकों से निकलकर चीजें आ रही थी। इसमें नए चेहरों के लिए जो जगह दी गई बीजेपी के जरिए और जो ताकतवर लोग थे जो विरोध कर रहे थे, उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा उत्साह और उल्लास
नजर ये कहकर नहीं कह सकते हैं कि ये बगावत कर रहा था तो उसके साथ वहां के वोटर शिफ्ट हो गए। ऐसी परिस्थिति नजर नहीं आई निकल के, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। मसलन नवसारी जिले में जहां पर कांग्रेस का जो गढ़ है, वासंदा में सुबह सुबह वहां पर झगड़ा हो गया, कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई और वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार पीयूष पटेल जख्मी भी हो गए। लेकिन सवाल था कि जहां कांग्रेस प्रभावी है वहां बहुत एग्रेसिव तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता और बूथ मैनेजमेंट नजर आ रहा था। जहां कांग्रेस प्रभावी है, जहां पे आम आदमी पार्टी का खास तौर से जो सूरत के इलाके थे, जिसका हम जिक्र आपसे कर रहे हैं कि सूरत के इलाकों में जहां पर वो अपने तौर पर उभार रही थी चीजों को, वह उस रूप में नजर नहीं आया कि उसके अपने बूथ मैनेजमेंट को लेकर और बूथ तक पहुंचाने को वोटर को लेकर यह चीजें कमजोर नजर आई इस पहले 89 सीटों पर। और यह रास्ता धीरे धीरे जिस तरफ जा रहा है उस पर हम निकल कर आए, उससे पहले एक चीज और समझिए कि अहमदाबाद में पहली बार प्रधानमंत्री 50 किलोमीटर का रोड शो उस वक्त करने निकले और इसका प्रचार और इसकी शुरुआत कल शाम से हुई। कल शाम ही तय किया गया कि यह निकालेंगे और इसका प्रभाव आखिरी दौर में जो बड़ी तादाद में वोटिंग होती है, लगभग 10 से 15% की वोटिंग आखिरी 1.5-2 घंटों में ही होती है, उसी वोटिंग को प्रभावित करने के लिए इस रोड शो को क्या आयोजित किया गया। और हम जब कह रहे हैं कि सियासत बदल गई, चुनाव आयोग बदल गया, चुनाव लड़ने के तौर तरीके बदल गए, तो एक सवाल यह है कि जिन जगहों पर कांग्रेस प्रभावी रही वहां पर बहुत एग्रेसिव तरीके से वह जूनागढ़ का इलाका, वह सुरेंद्र नगर का इलाका और वह गिर सोमनाथ के इलाके, यहां पर भी बीजेपी बहुत एग्रेसिव वे में नजर आ रही थी। लेकिन बहरहाल इसके बाद खास तौर पर सूरत कहीं ना कहीं लाइफलाइन की तरह बीजेपी के लिए पिछले चुनाव में काम कर गई थी। 16 में से 15 सीटें जीत ली थी। इस बार का असर यह हुआ है कि दरअसल आम आदमी के पार्टी आने के बाद जो खास तौर से जैसे वारछा रोड है, वारछा रोड में बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं जीती थी बीजेपी, लेकिन उस वारछा रोड में बहुत ताकत के साथ आम आदमी पार्टी वहां पर खड़ी हो गई। तो लाभ किसे होगा, ये पहला सवाल। इसके साथ सूरत नॉर्थ की भी सीट को जोड़ दीजिए, वहां भी शायद 19-20 हजार वोटों से पिछली बार चुनाव जीती थी, वो बहुत तादाद नहीं मानी जाती है। इसी अंदाज में आप निकल कर आइएगा तो आपके जहन में कामरेज का इलाका जो है या महुआ का इलाका जो है, जहां पर लगभग 6,500 वोटों से जीती थी, ये सारे इलाके बतलाते हैं कि दरअसल इन जिन जगहों पर कारंज के इलाके में नजर आया कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव कहीं नजर आ रहा है, लेकिन वहां पर और ये सारी चीजों में जैसे लिंबायत की जगह लीजिए, लिंबायत में मुस्लिमों की तादाद लगभग 85-86 हजार है, लेकिन कैंडिडेट्स जो हैं 46 कैंडिडेट हैं, उन 46 में से 36 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तो किस तरीके से ध्रुवीकरण करना है, किस तरीके से वोट बैंक में सेंध लगानी है और वोटरों को अपने अनुकूल करना है, यह महारत और यह हुनर आम आदमी पार्टी अभी एंट्री हुई है और कांग्रेस इस दिशा में जा नहीं पाती है क्योंकि इसके लिए बड़ा पैसा चाहिए और अपने ही उम्मीदवारों तक पैसा देना नहीं देना, इसी में उलझी रही। तो सूरत की जो लकीर नजर आती है उसमें दो सवाल बहुत साफ तौर पर उभर कर आए। पहला सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का लाभ बीजेपी को हर सीट पर मिल गया। दूसरा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो वोट उसको मिलेगा वो उसके परसेंटेज को हाई तौर पे ले जाएगा और गुजरात में सूरत जैसे इलाके पर जहां नगर निगम के चुनाव में उन्होंने दूसरे नंबर पर आई, लेकिन दूसरे नंबर का मतलब यह नहीं होता है कि आप पूरे तरीके से विपक्ष के तौर पर खड़े हो गए। दूसरे नंबर का मतलब है आपने कांग्रेस को पछाड़ा। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भीतर कितने वोट बटे होंगे, यह इस चुनाव में पहले फेज में जो मंत्र था, जो बीजेपी का मंत्र था, वो एक हद तक सफल हुई है। तो बीजेपी के लिए यह लाभालाभ की स्थिति सिर्फ वहीं पर नजर नहीं आई बल्कि बहुत सारी जगहों पर भी नजर आई। और बीजेपी जिन जगहों पर प्रभावी है, खास तौर से अगर आप देखिए तो नवसारी के वसांदा का इलाका, जहां पर सुबह कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, हम उस इलाके का जिक्र कर रहे हैं। या फिर जिक्र कीजिए कापराड़ा की सीट जो सुरक्षित सीट है वलसाड़ की, वहां पर भी बीजेपी ने, लेकिन वहां पर घुसना मुश्किल है, वहां पर कांग्रेस का प्रभाव काफी ज्यादा है। कच्छ के इलाके में पहली बार नजर आया कि प्रधानमंत्री ने कच्छ का जिक्र अपने रैलियों में इतनी ज्यादा किया था, वो नजर भी निकल कर आना शुरू हुआ, खासतौर से जहां पर कांग्रेस पिछली बार जीती थी। अंबादासा, रापर, ये यहां पर कांग्रेस जीती थी पिछली बार, 6 में से
2 सीटों को उसने काबिज किया था, लेकिन उन जगहों पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव, और मांडवी का इलाका पिछली बार बड़े कम मार्जिन से 9,000 मार्जिन से बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार उसकी वैसी स्थिति नजर नहीं आई जो इससे पहले वोटिंग से पहले दिखाई दे रही थी। इसी तरीके से सुरेंद्रनगर में जब आप चले जाएंगे तो वहां पर कांग्रेस चोटिला के इलाके में, धारंगधारा के इलाके में और इन इलाकों के साथ लिंबड़ी का इलाका जहां पर मंत्री है, ये माना जा रहा था कि सत्ता की विरोध की लहर में मंत्रियों की कुर्सी तो गई और उसके बाद वह चुनाव भी हार जाएंगे, लेकिन यह नजर नहीं आया। इसके ठीक समानांतर राजकोट का जिक्र यहां इसलिए है क्योंकि राजकोट पश्चिम से पहली बार 2002 में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव लड़ा था, 14,000 वोटों से जीते थे। उसके बाद वजुभाई वहां से 2 बार चुनाव जीते और पिछली बार रूपाणी जीते जो इस बार मैदान में नहीं थे। वहां पर एक डॉक्टर को उतारा गया मैदान में। वहां की जानकारी निकल कर आई कि इस बार जो है डॉक्टर दर्शिता शाह ये वहां से चुनाव लड़ रही हैं 2022 में, लेकिन वहां पर लुहाना, ब्राह्मण, पाटीदार, जैन समाज का प्रभाव है। लेकिन राजकोट पश्चिम में जो 14,000 से प्रधानमंत्री मोदी 2002 में जीते थे, उनसे कहीं ज्यादा वोटों से दर्शिता शाह यहां पर जीत सकती हैं। यानी ध्यान दीजिए, जो एक हल्की सी लकीर चल रही है वो लकीर बीजेपी के हक में जा रही है। वो लकीर ये बता रही है कि बीजेपी किसी भी परिस्थिति में चुनाव जीत सकती है। क्या ये परिस्थिति बतला रही है कि दरअसल विपक्ष कोई मायने नहीं रखता है? क्या ये स्थिति बता रही है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी, तमाम शोर शराबे के बाद भी क्या बीजेपी को हराना मुश्किल है? क्या ये परिस्थिति बतला रही है कि दरअसल त्रिकोणीय परिस्थिति को बीजेपी ने खड़ा किया? क्या ये परिस्थिति बता रही है कि AIMIM उसके जो 6-7 उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार 88 जगहों पर, 89 में से 88 जगहों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया, उन जगहों पर भी खड़ा किया जहां पर अभी तत्काल में हर बूथ पर 2 लोगों की मौजूदगी पूरी तरीके से सक्षम नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बावजूद इसके उम्मीदवार के तौर पर है। लेकिन आम आदमी का प्रभाव जो सोशल मीडिया है उसके जरिए और केजरीवाल का जो जीत का एजेंडा जिस रूप में दिल्ली से निकलकर पंजाब में उन्होंने जिस मॉडल के आश्रय जीत हासिल की, उसका प्रभाव है। और एक युवा तबके का वोटिंग पैटर्न आम आदमी के हक में जाता हुआ यहां पर दिखाई भी दिया। लेकिन घाटा किसे, लाभ किसे, यह भी समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर के आखिर के 3 सवाल, जो सबसे बड़े 3 सवाल हैं, गुजरात के भीतर क्या 27 बरस के दौर में भी एंटी इनकम्बेंसी को पैदा कर पाने की स्थिति में विपक्ष फेल बार बार तो नहीं हो रहा है? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल, गुजरात के भीतर जो मुद्दे हैं वह जिन लोगों को प्रभावित करते हैं, क्या वह चुनाव आते आते उनकी परिस्थिति बदल जाती है, या वह अपने मुद्दों के आश्रय विपक्ष को जगह तो देते हैं, लेकिन क्या वोटिंग पैटर्न में यह नजर नहीं आता है कि हां वह साथ खड़े हैं अपने मुद्दों को, क्योंकि उन्हें कोई समाधान का रास्ता नहीं दिखाई देता है और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कोई समाधान का विजन दे नहीं पाती है। और तीसरी परिस्थिति शायद सबसे महत्वपूर्ण है। यह परिस्थिति बतलाती है कि क्या गुजरात में 27 बरस की सत्ता के दौर में अगर वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो लोगों ने क्या मान लिया है कि राजनीतिक तौर पर इन चुनावों का कोई महत्व नहीं है और यह तय है कि कौन जीतेगा? क्या ऐसा भी है? यह है या नहीं है? लेकिन पहले चरण ने जो संदेश बहुत साफ दिया है उसमें बीजेपी का अपर हैंड खुले तौर पर नजर आ रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने असर दिखाया है, लेकिन वह फायदेमंद बीजेपी के लिए हो गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस अपनी पारंपरिक वोटर, पारंपरिक सीट को बचाएगी और शायद उसके खामोशी के साथ लड़ने की पूरी प्रक्रिया के भीतर में यह भी नजर आया कि उसको एक चेहरा चाहिए था, वो चेहरा लापता रह गया और के भरोसा लोगों में नहीं जाग सका। तो कांग्रेस ठीक है, लेकिन कौन है, यह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज और एक ही जिले के भीतर भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 भावनाएं उभर कर जब सामने आए तो यह एक कांग्रेस के लिए बहुत पॉजिटिव चीज बिल्कुल नहीं, बहुत नेगेटिव चीज जरूर कह सकते हैं। यह चीजें उभर कर आई। अब 5 तारीख को 93 सीटों पर वोटिंग होनी है और वह इलाका है खास तौर से जो प्रभावित हुआ था 2002 में, जिसका खुले तौर पर मंच से जिक्र
अमित शाह कर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो आज उन्हीं गलियों से घूमते हुए निकल रहा है, चाहे वो नरोदा पाटिया ही क्यों ना हो। और इसी दौर में बिल्किस बानो के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे तक दोबारा लाने की परिस्थिति ने भी इसी मौके को क्यों चुना, यह भी एक सवाल हो सकता है, क्योंकि इस परिस्थिति के भीतर वोटों का ध्रुवीकरण खुले तौर पर जो करना था वह भी करा लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।